अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 4 सितंबर को पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात होने हैं, यानी सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और अपोजिशन मुश्तरका सदारती उम्मीदवार नामजद ना कर पाई। हतमी फैसला हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एतजाज़ एहसन साहब होंगे और नून लीग MMA, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी के सदारती उम्मीदवार होंगे मौलाना फजल रहमान साहब। हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। लिहाजा पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो एक नुक्ते पर इकट्ठी थी और वो था 2018 के इंतखाबात में धांधली का, क्या अब माजी का हिस्सा हो गई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा नजर आ रही है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीगल ईगल, अहम रहनुमा और अपनी जमात के नामजद सदारती उम्मीदवार बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। और इनसे नाजरीन सियासी और कानूनी पहलू पर हम बात करेंगे, क्योंकि सियासी मंजरनामा तो गर्म है ही, इसके साथ साथ जुडिशल एक्टिविज्म भी अपने अरूज पर है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारक हो, हतमी फैसला अब हो गया है कि आप ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई और उम्मीदवार जिसने कागजात दाखिल किए हों वो तो है नहीं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि दूसरे जो ऑप्शन है वो मौलाना फजल रहमान साहब की है और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ख़ुसूसन आसिफ अली जरदारी साहब के और मेरे अपने ज़ाती बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्लियामेंट में भी हम इकट्ठे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मौलाना अपनी कबीले में होते हुए भी, जो कि मौलानाओं का कबीला है, एक खुश मिजाज मौलाना है जो मौलानाओं से तरह हट के होते हैं। मौलाना के बारे में मैं काजी हुसैन अहमद मरहूम, अल्लाह उनको बख्शे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मैं कहा करता था, इनसे मुकाबला करता था, दोनों हम साथ साथ बैठते थे पार्लियामेंट में। तो मैं कहा करता था, काजी साहब आप ना हंसते हैं ना हंसाते हैं, ना किसी को हंसता देख के खुश होते हैं। मौलाना फजल रहमान हंसता भी है, हंसाता भी है और हंसते लोगों को देख के खुश भी होता है। और मौलाना फजल रहमान साहब उम्मीद से भी हैं, वो ये अभी तक कह रहे हैं कि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, मैं आसिफ अली जरदारी को रजामंद करने में कामयाब हो जाऊंगा और मैं ही मुश्तरका उम्मीदवार हूँगा अपोजिशन का। ये मेरा ख्याल है कि मैं पार्टी के ने जो फैसला किया आज भी उसका पाबंद हूँ और पाबंद रहूँगा। और मेरा ख्याल है कि मौलाना पे फॉर प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री नहीं कर सकती। उनकी बहुत सारी सलाहियतें हैं, बहुत उनकी खूबियाँ हैं जो मैं बयान कर सकता हूँ और भी बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन उनका जो वर्ल्ड व्यू है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी डर जाएगी आप कह रहे हैं, सोशल समाज के मुतालिक जो व्यू है, सिर्फ वर्ल्ड व्यू नहीं, समाज के लिए के तौर पे उनको मैं समझता हूँ कि बहुत सी ख़वातीन मेंबरान जो मुस्लिम लीग नवाज़ की भी होंगी शायद उनको वोट ना दें, जो मुझे इतलात मिली हैं और जिन किसी ने बात की है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जब तक मौलाना की नामजदगी नहीं हुई और मैं उनकी मतलब है उनकी खूबियों का मुतरफ हूँ, जब तक उनकी नामजदगी नहीं हुई मुझे मेरे अंदर भी एक प्रेशर था कि मैं बायस हो रहा हूँ एक तकसीम का, अपोजिशन में तकसीम का। और मैंने पार्टी को 5-6 मरतबा ये कहा कि कोई और जिस पे हो सकती है कंसेंसस, खुर्शीद शाह है, रज़ा रब्बानी है, उनको कर लें, यूसुफ रज़ा है, ये मरंज लोग हैं, इन पे हो सकता है कंसेंसस। मैं ज़रा ओपिनियंस और पोजीशंस लेने वाला आदमी हूँ, तो मेरे पे नहीं, अगर डिवीज़न है तो मैं, और मुझे लोग भी कहते थे कि आप मैसेजेस भेजते थे, आप क्यों खड़े, इतने बड़े आदमी हैं, जो वो कहते थे। तो फीडबैक आपको ये मिल रहा था? तो फिर फाइनली क्यों आपने डिसाइड किया कि नहीं मैंने ये कंटेस्ट करना है? लेकिन ये सुन लो ना, मुकम्मल तो कर लो बात। जी। लेकिन
जब मौलाना के कागजात दाखिल हुए, मुझे उन लोगों ने जो कि मुस्लिम लीग नवाज से भी मुंसलिक हैं और मुझे ये और मेरे भी दोस्त या वाकिफ कार हैं, मैसेजेस करते थे कि आपको चाहिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके लिए क्या है, आपको अपोजिशन को तकसीम नहीं करना चाहिए। उनके पैगाम आने शुरू हो गए, मैसेजेस मेरे पास हैं, मेरे फ़ोन पे हैं कि खुदारा अब आप पीछे ना हटिएगा, हम अपना मैसेज वापस लेते हैं, खुदारा। तो चौधरी साहब कुछ बताइए, आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, क्या मजबूरी थी कि अपोजिशन ने मौलाना को ही सामने किया? आई मीन कुल मिला के इनकी 22 सीटें वफाक के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट की। मानो मुनीज़ा, अगर ये इन्होंने मिसाल के तौर पे अयाज सादिक जैसे किसी साहब को नामजद तो कर आपसे दिया, पूछ रही हूँ, आपकी अपनी भी तो असेसमेंट होगी ना। ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम, ये नून लीग वालों से ही आप पूछ सकते हैं। पर नून लीग में अपने बड़े अच्छे, बड़े मोतबर, बड़े एक्सेप्टेबल, बड़े प्रेजेंटेबल लोग हैं नून लीग में। मगर और नून लीग में के जो MNAs और MPAs हैं उनकी मैं तारीफ करता हूँ, जो इस तो मुश्किल वक्त में खत्म हो जाएगा अगर हम अगले सवाल पे जाएं। इस मुश्किल वक्त में जो शरीफ फैमिली में आया हुआ है, जो उनके साथ खड़ा हुआ है, वो गालिब ने कहा था वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरामन को। तो अगर हिंदू अपने फेथ के साथ कायम रहता है एक मुसलमान हुकूमत के, और वो कायम रहता है, तो वो चाहे मरे बुतखाने में उसको काबे में जाके दफनाओ। मगर इधर किसकी हुकूमत है? सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारी तंकीद नून लीग की तरफ से आपके ऊपर हुई, वो मैं आपको सुनाऊंगी, मगर जो आपकी अंदर से जो पार्टी है उनका ये कहना था कि जी हमने सबसे पहले एतजाज़ एहसन साहब का नाम सिर्फ नॉमिनेट किया था, ये मीडिया की गलती है कि उन्होंने लीक कर दिया, फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, हमें कहना पड़ा कि नहीं जी एतजाज़ एहसन साहब ही हमारे सदारती उम्मीदवार। हमने उस वक्त तक वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो ये, उस पर दो चीज़ें हुई उस दौरान। ये मीडिया ने एक लीक कर दिया, जो हम इंटरनली, मैं उस मीटिंग में भी नहीं था, पर इंटरनली जो मीटिंग में फैसला हुआ कि मुझे यानी एतजाज़ एहसन को हम कैंडिडेट बना के पेश करेंगे विद दी अदर अपोजिशन टू दी अदर अपोजिशन पार्टीज़ के ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनको अडॉप्ट करें। मगर उन्होंने तो 3 नाम मांगे थे ना आपसे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वो बात की बात है, बहुत अच्छा, बात की बात। ये पहले सिर्फ डिस्कशन हुई थी। मेरी सुन लें, ये आ गया अखबार मीडिया पे नवाज लीग ने एकदम उसकी तरदीद कर दी। अभी हमने कोई फॉर्मल इंडिकेशन नहीं दी थी अपोजिशन वालों को कि ये हमारे हैं, मीडिया से सुन के तरदीद हो गई कि ये अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद परवेज़ रशीद साहब ने एक बयान दे दिया, जो कि उस वक्त तक पीपल्स पार्टी मेरे नाम पे कुछ लचक रखने को तैयार थी। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो अडियाला जेल जाके माफ़ी मांगे, तो मेरी पार्टी, मैं आज तक ये कहता हूँ कि अगर कंसेंसस कोई हो सकता है तो बेशक हो जाए, मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। पार्टी मेरी अगर मुझे चाहे तो हटा ले, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि मैं ये कहता था कि भाई मुझे हटाना चाहते हो बेशक हटा लो, लार्जर पर्पस के लिए। पर जब परवेज़ रशीद साहब ने, जो कि एक दानिश्वर आदमी है, मुझे उस पर ज़रा हैरत भी हुई कि प्रोग्रेसिव लिबरल थॉट रखने का बड़ा ही अच्छा इंसान है परवेज़, पर उन्होंने जो जागीरदाराना अंदाज अपनाया कि जाके माफ़ी मांगे अडियाला जेल में, इस पे मेरा अकेले का नहीं, मैं बीच में से इररेलेवेंट हूँ। आई वाज बाउंड बाय पार्टी डिसीजन। पार्टी पोजीशन सख्त हो गई कि नाउ अब अगर हम एतजाज़ एहसन का नाम विड्रॉ करते हैं या उससे पीछे हटते हैं, तो फिर ऐसे महसूस होगा कि या तो इसने इनकार कर दिया माफ़ी मांगने की और अडियाला जेल जाके, या फिर हमने बैक ट्रैक कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाकी जो सियासी जमातें थीं, जिस तरह के पीके मैप, नेशनल पार्टी, इनको क्या एतराज़ात थे? चूँकि MMA का भी बयान आ गया कि जी हमें भी एतराज़ हैं, और आपके तो काफ़ी अच्छे खासे ताल्लुकात हैं MMA के साथ। ये बहुत आपने ठीक बात की। मुझे एक हासिल बजिंजो ने तो कहा कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे भाई,
वो हमारे दोस्त हैं और लेफ्ट के दोस्त हैं और लेफ्ट के साथी हैं और उनकी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है, तो आप कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को कोई रेजर्वेशन उसको मैं हर वक्त सपोर्ट करता रहा हूँ। जो एपीसी मरी में हुई जी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्रिजाइड कर रहे थे, उसमें किसी ने, और ये मेरी इतला है, आई वाज़न्ट देयर, पर सबसे इतला है और मैं ये मीडिया पे कह चुका हूँ पहले, कमर जमान कई दफ़ा कह चुके हैं, किसी ने मेरी ज़ात पे कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सब ने यही कहा कि जी वो अच्छा आदमी है, उसकी स्ट्रगल है, 50 साल की उसकी स्ट्रगल है फॉर डेमोक्रेसी और ये सब कुछ, और हम उसको रिकग्नाइज। पर उन्होंने एतराज़ किया कि जो प्रोसेस थी, तरीक़ेकार था मेरी नामजदगी का, जो एक ही नाम दिया, तीन नहीं, तीन तो अभी 3 की बात नहीं है, उससे पहले वो प्रोसेस जो थी कि अनाउंस कर दिया पहले ही बगैर हमें मशवरा किए हुए, वो जो मीडिया लीक हुई, उस प्रोसेस के हम खिलाफ हैं। वहाँ जो बात चौधरी साहब एक बात बताइए कि आपके नाम के अलावा क्या फरतुल्लाह बाबर साहब और गिलानी साहब के नाम के ऊपर सीरियसली सोचा जा रहा था? मुझे ये नहीं इल्म कि सीरियसली सोचा जा रहा था या नाम वैसे ही लिए जा रहे थे, लेकिन ये ज़रूर कहा गया टुवर्ड द एंड ऑफ द एपीसी कि आप कोई 3 नाम और दे दें, और मैंने कहा कि आप दें, मैंने अपनी पार्टी को कहा कि आप नाम दें, और हमारे में बड़े अच्छे लोग हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, अभी मैंने जिस तरह क्या खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं, उन पे कंसेंसस हो सकता था, पर हो रहा था, बातचीत हो रही थी इन लोगों के ऊपर के पार्टी ने, सिर्फ आप खुद समझते हैं कि जी वो अच्छे नाम थे? नहीं, मैं समझता हूँ, सारे समझते हैं अच्छे नाम थे, लेकिन पार्टी ने पोजीशन जो ली मेरे पे, मैं समझता हूँ ज़रा जम के, वो उस बयान पे कि वो जाके माफ़ी मांगे, और उसकी तरदीद कोई नहीं आई, वो उसको अपनाया नहीं, नून ने उस बयान को किसी ने दोहराया नहीं, अपनाया नहीं, पर ये किसी बात सही है कि तरदीद दुरुस्त भी है नहीं कि की। उन्होंने इसको अपनाया नहीं, मगर उन्होंने तंकीद आज की है नून लीग ने, और जो खैबर पख्तूनख्वा के से जो बलूचिस्तान की पार्टी है पीके मैप, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, बल्कि कल मेरे ही प्रोग्राम में बात की। अगर आपके पास वो क्लिप है तो ज़रा वो दिखा दीजिए उस्मान काकड़ साहब का। क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई है वो करीब हो सकते हैं? मसला ये है, इम्कानात तो हैं। कैसे कह रहे हैं आप? इनडायरेक्ट जो है वो एक हैं। कैसे? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के वोट में जो है बिल्कुल उसने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। अच्छा, ये तो मदद है पंजाब में, ये पॉलिटिकल पार्टी है कि वो न्यूट्रल होगी पंजाब में। क्यों पॉलिटिकल पार्टी या एक को दे देते या दूसरे को दे देते, या अपना एक वज़ीर-आला ले आते हैं, और फिर हाँ भी पंजाब में उनके पास नंबर्स बहुत कम है, कम हो, मगर वोट डालना चाहे उसको, चाहे जिसको भी हो, पेटी में वोट डालना चाहे। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इसको? इस पे अगर आपने चौधरी मंजूर की रिस्पांस सुना दी होती इसके बाद ही, तो वो रिस्पांस उन्होंने इस बारे में जामे दी थी, और उसमें एक तारीख़ है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब के पास यहाँ से चल के खुर्शीद अहमद शाह साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से लाहौर गए, और बहुत अरसा पहले, कई दिन पहले इस सारे मामलात से, और उनको आगाह किया उन रिजर्वेशन से। और ये बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं, मगर वो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी कुर्बतें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नहीं, मेरा ख्याल है इसका इम्कान कोई नहीं, पर अगर अपोजिशन नून लीग समझती रहेगी कि हम ही वही अपोजिशन है, तो हम अपनी शनाख्त किसी तरफ तो बनाएंगे ना हमें। और हमने कोई एक चीज़ आपको बता दूं, कभी अगर कोई अच्छी पीटीआई अच्छी लेजिस्लेशन लेके आती है तो हम मुखालफत बराए मुखालफत ना, हमने नून लीग की थी। नून लीग की गवर्नमेंट में भी हमने कोई 150 अमेंडमेंट्स और कवानीन को अडॉप्ट किया था। नहीं, मगर इधर मुझे एक वक्फा लेने दे, मगर वक्फे के बाद सवाल ये है कि अगर सदारती उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन जमातों का अलग होगा, तो एक जो कॉन्टेस्ट था, जो कड़ा कॉन्टेस्ट होना था, वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ जो इलेक्शन रिगिंग की एक नुक्ता था जिसके ऊपर एक अलायंस बनी हुई थी, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये हम पूछेंगे चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से वक्फे के बाद।
दिखाएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है, उसके ऊपर एतजाज साहब का रिस्पॉन्स चाहिए। पाबंदी के तहत जो है वो एतजाज अहसन साहब का नाम दिया गया, और खलाई मखलूक या इस्टेब्लिशमेंट जो एक हम नाम देते हैं, तो ये उनकी तरफ से जो है ये कैंडिडेट हैं ताकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो है वो फैसिलिटेट जो है वो किया जाए। मैं इस पे वो कहते हैं हंसू के रहूं, अगर कोई पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त पिछले 50 साल निस सदी से ज़्यादा सियासत में कोई ऐसा शख्स आज अगर है जिसने खलाई मखलूक यानी मिलिट्री डिक्टेटर्स की कंसिस्टेंटली मुखालफत की है और किसी की कूक से नहीं निकला, किसी के निज़ाम से, तो वो मैं हूँ। लोग तो कहते हैं मैं 8-8 साल वज़ीर रहा हूँ, 8-8 मरतबा 7 मरतबा इधर हुआ हूँ, ये हुआ हूँ। अयूब खान 1964 is the first time I was arrested and opposing अयूब खान। मुशर्रफ दौर के अंदर नहीं, मुशर्रफ दौर सिर्फ नहीं, आप सुने तो सही, ज़ियाउल हक के टाइम पे, ज़ियाउल हक भी सिर्फ नहीं, उससे पहले याया खान का जो दौर था, तो याया खान ने मुझे मैंने वो कंपटीशन का एग्जाम दिया एंड आई टॉप्ड इन ऑल ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, एंड वाज ऑफर्ड द सीएसपी कार्डर एंड आई रिफ्यूज्ड टू वर्क अंडर दैट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ज़ियाउल हक का टाइम आया। क्योंकि मैं तज्जिया निगारों की बात कर रही हूं, अब जो तज्जिया निगार कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की एक नई शक्ल बन रही है। एक मिनट, राना सनाउल्लाह ने एक पर्सनल इल्ज़ाम लगाया है। I have a right to explain to that, explain that at least. फिर ज़ियाउल हक का दौर आया। ज़ियाउल हक का दौर बहुत अरसा उसका मैं जेलों में काटी अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 12, जिसमें कोई चार्ज, कोई अदालत, कोई कुछ नहीं थी। पकड़ के डाल देते थे, पता नहीं साल बाद रिहा करेंगे, 2 साल बाद जब ज़ियाउल हक को याद आया रिहा कर दिया, वरना चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ऑर्डर के तहत हुआ। मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ ने मुझे 2 मरतबा वजारत उज़्मा, आई वॉज एन मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, ऑफ़र की ड्यूरिंग द लॉयर्स मूवमेंट। आई रिफ्यूज, आई कंटिन्यूड उसको भगाने में। यहाँ से मेरा उसमें काफ़ी हाथ है, इफ़ नॉट द लीड रोल। मगर चौधरी साहब, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगी। देखिए मीडिया के ऊपर आज कदगने लगी हुई हैं। हमने देखा कि वज़ीरिस्तान में क्या हुआ, उसके ऊपर हम भी बात नहीं कर सकते। आपकी अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बार बार कहते हैं कि इमरान खान साहब लाडले हैं। तो फिर सवाल है कि वो किसके लाडले हैं? और जब आप कहते हैं कि यहाँ पे इस निज़ाम को लाने वाला कोई और है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हैं, तो कौन सिलेक्शन करता है? मैं आपको एक और तरह पुट करता हूँ। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं एतजाज अहसन खलाई मखलूक का नुमाइंदा है। दिस इज व्हाट आई ऑब्जेक्ट टू। अगर मैं कहूँ कि ये जिद, अगर मैं कहूँ, मैं दिस आई एम सेइंग विद ए केवियट, अगर मैं कहूँ कि नून लीग अड़ गई है इस बात पे कि एतजाज अहसन नहीं होगा, एक बंदा जो किसी डिक्टेटोरियल निज़ाम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, जिसने एक बंदा, मुझे दूसरा कोई बता दें। अच्छा, अगर मैं कहूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा इस वक्त, प्लीज मुझे खत्म करने दें। अगर मैं कहूँ, जो मैं नहीं कह रहा, इट्स नॉट मेंट, बट इसी तरह है कि मैं कहूँ कि जी शहबाज शरीफ ने और मियाँ नवाज शरीफ ने एतजाज अहसन का नाम रिजेक्ट सिर्फ इसलिए किया कि खलाई मखलूक को प्लीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा एक ऐसा है कि जो इस मामला में, इन मामलात में बड़ा पुख्ता रहा है, सारी ज़िंदगी पुख्ता रहा है। ये इसी तरह की गलत बात होगी, ये भी गलत बात होगी मेरा कहना, ये राना सनाउल्लाह का कहना भी। चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी कि आपका तो बहुत अच्छा रिश्ता था मियां नवाज शरीफ के साथ। मुझे याद है कि जब 2008 का इलेक्शन हुआ था तो मियां साहब ने आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और फिर हमने देखा कि लॉयर्स मूवमेंट के अंदर जो जजेस जब फिर से बहाल हुए थे तो उसके अंदर आपने कलीदी किरदार अदा किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किया। मामलात ख़राब कैसे हुए और क्यों हुए? देखो, मामलात ख़राब
मामलात ऐसे भी थे 1999 अक्टूबर में जब मार्शल लॉ लगा मुशर्रफ का, उस दिन भी मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था सेनेट में और बड़ी एब्रेसिव तनकीद किया करता था मियाँ साहब की, बड़ी एब्रेसिव इन विद इन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। पार्लिमानी ज़बान की जो शाइस्तगी है उसको मजरू हुए किए बगैर कोई मतलब है, हम गाली वाली तो पार्लियामेंट में नहीं देते ना। एक शाइस्ता ज़बान में जितनी क्रिटिसिज्म की जा सकती थी मैं करता था। नहीं वो बात सही है, मगर देखिए ना, मैं ये जानने की कोशिश, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है कि एग्जैक्टली चीजें कहाँ खराब हुई। मैं अर्ज करता हूँ उसके बाद मियाँ साहब गिरफ्तार हो गए 12 अक्टूबर 1999 को। सन 2000 विद इन अ फ्यू मंथ्स कुलसूम बीबी मेरे पास आई उनका वकील बनने के लिए। वो आप मुझे बता चुके हैं। मैं हेजिटेट करता था। वो आप मुझे बता चुके हैं। मैं हेजिटेट करता था क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं केस हार गया, पूरी मेहनत, दयानतदारी और मेहनत। नहीं, मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि कुलसूम नवाज को उनके ससुर ने कहा था कि आप जरूर जाएं और उनको आप मादा करें। मियां साहब और शहबाज साहब से ये मशवरा करके उनके ससुर ही ने कहा था कि सब वकीलों को छोड़ो, एतजाज एहसन के पास जाओ। चौधरी साहब, व्हाट हैपेंड, जो कि मुझे वक्फा लेना है और मैं चाहती हूँ कि ये बात आ जाए कि एग्जैक्टली मामलात खराब कैसे हुए। नहीं, मामलात खराब कोई ऐसे नहीं हुए। देखो, मामलात खराब अगर होते अगर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में मामलात खराब हुए होते तो इस पे होने चाहिए थे कि मियां साहब ने प्रेशर डाल के जजेस पे, मलिक कयूम पे वो सारी टेप्स चली। और तो माजी में हुआ था ना। मैं तो बात कर रही हूँ कि जी पिछले, जिसे कहते हैं ना, 7-8 साल में हमने आप दोनों की तरफ से बयानबाजी देखी जो पहले नहीं थी। नहीं, पिछले 2008 में आपके अच्छे ताल्लुकात रहे। फिर मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था सेनेट में जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का क्या काम है कि हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे? उसने अपोज करना होता है। वो मुझे वो एक दफा मगर मैंने एक दफा आप तो बड़ी खूबसूरती से अपोज भी करते रहे। नहीं, बड़ी खूबसूरती से ही अपोज करता रहा हूँ मैं। नाशाइस्ता जबान तो नहीं इस्तेमाल करता। नहीं। मेरी कभी जबान स्वाय एक दफा, और वो भी गलत तौर पे, 30 साल की पार्लियामेंट्री करियर में एक दफा मेरे अल्फाज हज़फ किए गए हैं और वो भी गलत तौर पे। तो मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, छोटा सा वक्फा लेते हैं नाजरीन और फिर से हाजिर होते हैं। अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, बहुत सारे इश्यूज रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करना है वक्फे के बाद। आर यू कॉन्फिडेंट कि आप लोग ये इलेक्शन जीत सकते थे? चूंकि आज आमिर लियाकत साहब का एक बड़ा अहम बयान आया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारा काउंट है, हमारे काउंट के मुताबिक ऑपोजिशन टू स्टार्ट ऑफ 12 वोट्स अहेड ऑफ एंड अबव पीटीआई है। पीटीआई अपना काउंट करती है। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि वो 16 या 18 पॉइंट्स अप है और बड़ा। हमारे मुताबिक वी आर 12 पॉइंट्स अहेड ऑफ पीटीआई। नहीं, वो सिर्फ ये एक थी, वो तो जब इनका फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा, चूंकि ये साइलेंट बैलेटिंग होगी ना। ये सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट होगा। ये ज़मीर का वोट है जी, ये पार्टी का वोट नहीं है, ये बेसिकली ज़मीर का वोट है। और इसमें मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मेरे अपने ख्याल में इफ़ आई वर द कैंडिडेट, मैं कोई पैसे वैसे लगाने वाला कोई ऐसा मामला मरला नहीं बात कर रहा हूँ, बट ख़ुद पीटीआई में ऐसी कैफियत पैदा हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, लाइक द चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, लाइक ये जो इशू हुआ है खावर मानेका का, इनके बाद ऐसी सिचुएशंस हुई हैं कि जिससे कम अज़ कम 50-60 वोट, अगर इफ़ आई वर द ओनली कैंडिडेट इन फ्रॉम द ऑपोजिशन, वो मुझे पड़ेगा। ये आपकी फीलिंग है, आपकी असेसमेंट है या आपकी इंफॉर्मेशन है? लिटिल मोर देन फीलिंग। अच्छा, सो बॉर्डरिंग ऑन इंफॉर्मेशन। कुछ मतलब है, कुछ
इंडिया। तो फिर वो गलत तो नहीं कह रहे जो आमिर लियाकत साहब हैं, वो फिर सही कह रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के लिए तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? हो सकता है, मैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक्स के हक में नहीं हूँ, पर मैं ये समझता हूँ, मैं जो इस बात पे कर रहा हूँ वो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह पे नहीं हूँ, मैं कोई पार्टीज में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हक में नहीं हूँ। पर जो सीक्रेट बैलेट होता है और इलेक्शन का, वो बेसिकली ज़मीर का वोट होता है, पार्टी का वोट जो होता है वो ओपन वोट होता है। जी बिल्कुल, आप कह चुके हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के कैंडिडेट को जो कि मेरे ख्याल में, आई डोंट वांट टू डाउन हिम, पर मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक मौलाना अपनी तमाम खूबियों के बावजूद सलाहियत नहीं रखते वोट बढ़ाने का या पीटीआई के वोट को अट्रैक्ट करने का। अच्छा, मगर अब प्रेजेंट सिनेरियो पे आ जाएं। प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आप भी कंटेस्ट कर रहे होंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी कंटेस्ट कर रहे होंगे, आरिफ अलवी भी कंटेस्ट कर रहे होंगे, यानी कि अपोजिशन का वोट मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाएगा। तो जो आप लोगों ने कहा था कि जी आप तहकीकात कराएंगे कि इलेक्शन में धांधली हुई या ना हुई, बीबीसी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि जो आरटीएस सिस्टम था वो तो चल रहा था मगर मामलात कुछ और हुए थे, और फिर उन्हें खलाई मखलूक की तरफ इशारा किया। उस पूरे जो एक मुहिम चली थी उसका क्या होगा? दो बातें आपने मिला दी हैं, क्योंकि सवाल लंबा करती हैं ना, तो दो बातें। एक सवाल आपका ये है कि अगर दो कैंडिडेट्स अपोजिशन के हुए तो आरिफ अलवी की इलेक्शन में सहूलत पैदा होगी कि उनको फिर भी दुश्वारी रहेगी। मैं साफ बता दूं, साफ बता दूं, दो कैंडिडेट अगर हुए अपोजिशन के तो आरिफ अलवी साहब को भी कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है और हमें भी कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन फाइनल विड्रॉल का, यानी परसों अगर विड्रॉ ना किया मौलाना ने या मैंने उनके हक़ में और या मौलाना ने मेरे हक़ में, तो फिर आप ये समझ लें कि अगर मैं कैंडिडेट उसके बाद भी हुआ और मौलाना भी हुए, दोनों हुए, तो फिर मैं तो छुट्टी पे चला जाऊंगा, 4 दिन छुट्टी। मगर आप अभी भी समझते हैं कि ये सिनेरियो हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब विड्रॉ कर जाएं आपके हक में? मैं तो पूरी उम्मीद हूँ और मौलाना के अपने मुताबिक वो बड़ी अच्छी बातें को मादा करना पड़ेगा ना आपको। मौलाना की बड़ी अच्छी इस्तिलाहात हैं। एक उनकी इस्तिलाह होती है कि जिस मसले में, जिस परेशानी में एक रात पड़नी हो उसको उस पर परेशान नहीं होना चाहिए। रात में बहुत कुछ हो सकता है। वक्त कम रह गया है, ये जो अकाउंटेबिलिटी का है इसका क्या होगा, जो रिगिंग की एलिगेशंस लगी थी? हाँ, ये दूसरा आपका मामला है। पहला मामला था कि कि अगर दो अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं तो फिर आरिफ अलवी साहब बआसानी जीत जाएंगे और हम दोनों को चाहिए कि हम वो 4 दिन छुट्टी मनाएं, क्योंकि कैंपेन करने की, वोटर्स के पीछे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। हालांकि अगर हम एक कैंडिडेट हों, बिलखसूस, एंड आई एम सेलिंग माई ओन सेल्फ इन द सेंस, नॉट के बेच रहा हूँ बट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं बआसानी अल्लाह ताला के फजल से ये इलेक्शन जीत सकता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल चौधरी साहब, चूंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, रिगिंग के ऊपर अभी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ, जहाँ तक वो रिगिंग की अलायंस है, ये अलायंस को ARD की तरह, MRD की तरह वो अलायंस नहीं थी। ये अलायंस है सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की। अलायंस जैसे भी थी, वो जो रिगिंग की एलिगेशंस थी, उनका कोई तहकीकात का क्या होगा? ये कोऑपरेशन है, अलायंस नहीं है, ये कोऑपरेशन है। ये कोऑपरेशन मेरा ख्याल है जारी रहेगी, नतीजा कुछ भी हो, ये उस 1 पॉइंट पे जारी रहेगी। उस 1 पॉइंट, वो एक पॉइंट पे कोऑपरेशन है। पार्टीज कोऑपरेट करेंगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस मुल्क में होने का प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस, और जो भी तफ्तीश है, तहकीक है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो होनी चाहिए। इस पे कोऑपरेट मेरा ख्याल करती रहेंगी। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बिल्कुल छोटा रह गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी कोई, मेरा ख्याल है, ऐसी दरार नहीं आएगी। और अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल बिल्कुल, चूंकि इस वक्त FIA के अंदर केसेस चल रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर के ऊपर, जो बेनामी अकाउंट्स है उस हवाले से,
कमर जमान कायरा साहब ये कहते हैं कि ये अक्यूज्ड नहीं हैं, ये विटनेसेस हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जरदारी साहब से भी उन्होंने सवाल किया है कि ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक है ताकि ऑपोजिशन मुत्तहद ना हो, जरदारी साहब को एक तरफ